हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल कक्षा एट होम में। तो आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है, जिसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, ये कैसे बनता है और इसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा सबसे पहले हम समझेंगे कि समतल दर्पण होता क्या है, समतल दर्पण को कैसे प्राप्त किया जाता है। अक्सर आपने हमारे घरों पे देखा होगा कि जो दर्पण होता है वो एक प्लेन की फॉर्म में होता है, और इसके अलावा एक और दर्पण देखा होगा जिसके हम आर पार देख सकते हैं। तो उस जिस दर्पण के हम आर पार देख सकते हैं उस दर्पण को हम कहते हैं पारदर्शी ग्लास या पारदर्शी दर्पण। और अगर उस पारदर्शी दर्पण के एक सतह पर हम रजत पॉलिश कर दें या कोई ऐसा लेप कर दें जिससे कि वो पारदर्शी ना रहे, तो वह दर्पण पारदर्शी ना हो करके अपारदर्शी हो जाता है। और उसी दर्पण को हम हमारे देखने के लिए जो डेली यूज में काम में लेते हैं उसी का ही यूज करते हैं। तो जो उसके पीछे जो लेपन करते हैं वो लेपन क्या होता है, उस लेपन को साइंस की भाषा में बोलते हैं निर्वात आलेपन। ये एक प्रक्रिया है, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी पारदर्शी कांच के एक तरफ चांदी, एल्यूमिनियम या कोई पारे का लेप कर दिया जाता है। सबसे ज़्यादा यूज चांदी का ना कर करके एल्यूमिनियम का किया जाता है। एल्यूमिनियम का क्यों किया जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम वायु से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है जो एक चांदी की तरह चमकीली परत का निर्माण कर लेती है, और ये चांदी की सतह की तरह ही काम करती है। तो ये बना लेती है Al2O3, जो कि क्या है, एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इस निर्वात आलेपन को अच्छे से समझने के लिए हम इस कांच का उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें आप देखोगे कि ये जो पीछे की साइड है इस पे जो ये लेपन हो रहा है यही निर्वात आलेपन कहलाता है। निर्वात आलेपन प्रक्रिया द्वारा इस लेपन को किया जाता है ताकि ये एक मिरर का काम कर सके। इसका जो ये इधर वाला पार्ट होता है ये परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है, और इसको हम डेली यूज में काम में लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम समझेंगे कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो उसकी पहली विशेषताएं होती है कि समतल दर्पण से किसी बिंब का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा से तात्पर्य है कि उसके द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, उसका हम ओनली आभास कर सकते हैं, उसे किसी पर्दे पर या किसी फिल्म पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसकी दूसरी विशेषता होती है कि दर्पण और बिंब के मध्य की जो दूरी होती है, जैसे ये दर्पण है, इस दर्पण के और इस बिंब के बीच की जितनी दूरी होती है, ये दूरी इस बिंब और इस दर्पण के बीच में जितनी दूरी होती है, जब हम दर्पण के अंदर देखते हैं तो उतनी ही दूरी उसके प्रतिबिंब और दर्पण के बीच में होती है। तो इसकी दूसरी विशेषता होती है कि दर्पण और बिंब के मध्य की दूरी जो होती है वो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब के और दर्पण के बीच की जो दूरी होती है उसके इक्वल होती है। तो इसकी तीसरी विशेषता होती है कि किसी भी बिंब का समतल दर्पण से जब प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो उसका आकार और उसके प्रतिबिंब का आकार चेंज ना होकर के क्या रहता है, समान रहता है। और इसकी चौथी विशेषता के रूप में हम पढ़ेंगे कि अगर किसी वस्तु का हमें पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमें दर्पण का साइज क्या होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है कि पूर्ण प्रतिबिंब के लिए दर्पण का आकार वस्तु से आधी लंबाई का होना चाहिए। मतलब अगर किसी बिंब की लंबाई 5 फीट है तो कम से कम दर्पण की लंबाई 2.5 फीट तो होनी ही चाहिए, तब जाकर के उस दर्पण में उस प्रतिबिंब का पूरा प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा उसका कोई ना कोई भाग हमें दिखाई नहीं देगा और उसका पूरा प्रतिबिंब हम प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई 5 फीट है या जैसे किसी व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, तो उसको अपना स्वयं का पूरा प्रतिबिंब सिर से लेकर पैर तक दर्पण में, समतल दर्पण में देखने के लिए क्या करना होगा, समतल दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए,
3 फीट होनी चाहिए, मतलब उस बिंब के आकार से आधी होनी चाहिए दर्पण की लंबाई। कि नेक्स्ट विशेषता पढ़ेंगे हम कि अगर कोई बिंब दर्पण की तरफ v वेग से गतिमान है, अगर कोई बिंब, जैसे ये कोई दर्पण हो गया और ये कोई बिंब हो गया, अगर ये बिंब इस दर्पण की तरफ v वेग से गतिमान है, इसका वेग v है, तो दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब है और ये बिंब दोनों एक दूसरे की तरफ दुगने वेग से यानी कि 2v वेग से एक दूसरे की ओर आते हुए प्रतीत होते हैं। अब समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की अगली विशेषता है कि दो समतलों के मध्य बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या किस पे डिपेंड करती है और इसको कैसे निकालते हैं। तो आपने बहुत सी बार देखा होगा, जब हम कटिंग करवाने जाते हैं, हेयर कट करवाने जाते हैं, तो वहाँ पर हमें अपना प्रतिबिंब आगे तो दिखाई देता ही है, उसके जो अपना पीछे का भाग होता है वो हमारे जस्ट पीछे लगे हुए दर्पण में भी दिखाई देता है, और एक दर्पण के अंदर दूसरा प्रतिबिंब, फिर उस दर्पण के अंदर भी तीसरा प्रतिबिंब, इस तरीके से एक ही बिंब के एक से ज़्यादा प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि जो दो दर्पण आमने सामने लगे हुए हैं उनके मध्य में कोण कितना है, मतलब वो एक दूसरे से कितने झुके हुए हैं। अगर कोई दो दर्पण थीटा कोण बनाते हुए रखे हुए हैं और उनके बीच में हम कोई वस्तु रख दें, तो फिर उस वस्तु के कितने प्रतिबिंब हमें प्राप्त होंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 360/θ-1। अब इसके दो परिणाम निकल करके आते हैं। अगर इसकी वैल्यू पूर्णांक में निकल करके आती है तो हम जो भी पूर्णांक में वैल्यू निकल करके आती है उतने ही प्रतिबिंब मान लेते हैं। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है कि जब हम इसमें थीटा की ऐसी वैल्यू पुट कर देते हैं कि इस फॉर्मूले से जो वैल्यू प्राप्त होती है वो पूर्णांक प्राप्त ना हो करके दशमलव में प्राप्त होती है। जैसे पूर्णांक में तो प्राप्त हो गया 3, 4 या 5, तो हम क्या कहेंगे कि बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या भी क्या होगी, 3, 4 या 5 होगी। लेकिन क्या होता है, अगर हमने इसको सोल्व किया थीटा का मान रख करके और हमें प्राप्त हुआ 3.7 या प्राप्त हुआ 2 या 4.2, तो इस कंडीशन में हम बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या मानेंगे। तो 3.7 अगर प्राप्त होता है तो इसको हम आगे जो निकटतम पूर्णांक है, इसके आगे जो निकटतम पूर्णांक है उसी को ही हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे 3.7 है तो 3.7 के आगे जो नया पूर्णांक आता है वो आता है 4, तो हम मान लेते हैं कि बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 4। इसी तरह से यहाँ पर 4.2 है, तो 4.2 के आगे जैसे ही कौन सा पूर्णांक आएगा, 5, तो हम बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी मानेंगे, 5। अतः उस कंडीशन में समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। तो आइए इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझने के लिए, इस विशेषता को और अच्छे से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। माना कि किसी दो दर्पणों के मध्य कोण थीटा है, मतलब इस तरीके से कोई समतल दर्पण रखे हैं, समतल दर्पण एक ये और एक इस तरीके से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कोई दो दर्पण रखे हुए हैं। तो अगर उनके बीच में हम कोई वस्तु को रख दें या किसी बिंब को रख दें तो उस बिंब के कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो थीटा की वैल्यू है उसको इस फॉर्मूले में यहाँ पर थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे, 90 डिग्री। जैसे इस 360 को इस 90 से डिवाइड करेंगे और -1 करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी 3। अतः इससे ये पता चलता है कि इस वस्तु के कुल कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे, इस वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त होंगे। और इसी तरीके से अगर हम एक और न्यूमेरिकल कर ले, क्योंकि यहाँ पर देखो हमें एक पूर्णांक वैल्यू प्राप्त हुई है, तो इस दूसरे न्यूमेरिकल में अगर इस थीटा की वैल्यू, यहाँ पर जो थीटा बन रहा है इसकी वैल्यू 50 डिग्री हो, तो जब हम थीटा की वैल्यू फॉर्मूले में रख करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो ये निकल करके आती है 6.2। तो जो ये 6.2 है ये कोई पूर्णांक नहीं है। तो हमने जैसे कि इसकी विशेषता में समझा था कि अगर कोई पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है तो उसके जस्ट आगे वाले पूर्णांक को हम अपने आंसर के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 6.2 के आगे कौन सा पूर्णांक आता है, 7, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि बनने वाले जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 7 होगी। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि हमने किसी बुक्स में
तो इस फॉर्मूले को कुछ अलग तरीके से समझा था। आपने ये पढ़ा होगा किसी बुक में, तो जो अपन ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया है उस तरीके से समझा रखा है। और कुछ ऐसी बुक्स है जिसमें बताया हुआ है कि अगर 360 में थीटा की वैल्यू का, अगर 360 में थीटा से डिवाइड करें और आने वाली जो संख्या है वो सम संख्या में आती है तो उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं। और अगर ये वाली वैल्यू अपनी विषम संख्या में आ रही है तो हम उसमें से 1 माइनस ना करके उस विषम संख्या में ही अपने आंसर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है कि अधिकतर कहा जाता है कि जो प्रतिबिंबों की संख्या होती है उनको विषम संख्या के रूप में ही होना चाहिए, ना कि सम संख्या के रूप में। तो अगर 360 में थीटा का भाग देने पर अगर हमें कोई सम संख्या प्राप्त होती है तो हम उसको एक्सेप्ट ना करके उसमें से 1 माइनस कर देते हैं और उसको विषम में कन्वर्ट कर देते हैं और कहते हैं कि बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में है, जैसे माना कि थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, तो उसकी वैल्यू, जो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री इस फॉर्मूले में रख करके हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 8 निकल के आएगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंबों की जो संख्या है उसको 8 ना कह करके उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, क्योंकि 8 क्या है, एक सम संख्या है और उसमें से 1 माइनस करने के बाद में 7 प्राप्त होता है जो एक विषम संख्या है। और कहते हैं कि बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 7 होगी। इसी तरीके से अगर थीटा की वैल्यू, किसी क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू 40 डिग्री है तो फिर वहाँ पर जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूले से तो उसकी वैल्यू निकल के आ रही है 9, जो एक विषम संख्या है। तो इसको, इसमें से हम 1 माइनस ना करके इसे ही हम आंसर के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है, बट इसकी एक ऐसी कंडीशन होती है, उस कंडीशन में हम जब इस फॉर्मूले से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और हमें सम संख्या में प्राप्त होती है तो हम उसमें से 1 माइनस ना करके उस सम संख्या को ही अपने आंसर के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। अतः बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या को वहाँ पर सम संख्या के रूप में भी मान लिया जाता है। वो कंडीशन क्या होती है, वो होती है कि यदि किसी क्वेश्चन में ऐसा कहे कि वस्तु थीटा डिग्री से समद्विभाजक रेखा पर स्थित है, मतलब जो वस्तु है वो समद्विभाजक रेखा के ऊपर रखी हुई है, तो इस कंडीशन में जैसे ही हम थीटा की वैल्यू फॉर्मूले में रखने के बाद में हमें आंसर सम संख्या में प्राप्त होता है, तो इस कंडीशन में हम अपना आंसर विषम संख्या में ना दे करके सम संख्या में ही देंगे। ये इसकी एक स्पेशल कंडीशन है। तो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से दो समतल दर्पणों के बीच में रखी हुई वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के लिए हमें उनको रटने की आवश्यकता नहीं है, हमें इस फॉर्मूले का पता होना चाहिए। और ऐसा पता होना चाहिए कि अगर आने वाला आंसर सम संख्या में आ रहा है तो हम उसे एक्सेप्ट ना करेंगे, हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देते हैं और विषम संख्या में अपनी वैल्यू को लेकर के आते हैं और उसी को अपना आंसर मान लेते हैं। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है इसमें ऐसा नहीं करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है, क्वेश्चन इनमें से ही पूछा जाता है, इस केस की बात बहुत कम की जाती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि जो थीटा की वैल्यू है ये 45 डिग्री ना हो, ये 43 हो, 42 हो, तो ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। और अगर बन भी गया तो इसके पहले अपन ने जिस फॉर्मूले का यूज किया था, जिसमें अपन ने पूर्णांक की बात करी थी कि यदि पूर्णांक में आ जाए तो क्या करना है, और यदि पूर्णांक में ना आकर के दशमलव में अपना आंसर आए तो उस कंडीशन में दशमलव के जस्ट आगे वाले डिजिट को हम अपने आंसर के रूप में एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि जो समतल दर्पण होता है उसके यूज क्या क्या होते हैं। इसका एक सिंपल सा यूज तो हम डेली यूज, जो हमारा चेहरा देखने के लिए हम जिस दर्पण का यूज करते हैं वो भी एक समतल दर्पण होता है। और इसका दूसरा यूज है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है, आपको जैसे कि चित्र में दिख रहा होगा, ये पेरिस्कोप क्या होता है, इसका यूज हम तोपों में दुश्मन को देखने के लिए या पनडुब्बियों में इसका पेरिस्कोप का यूज करते हैं। और क्लाइडोस्कोप क्या होता है, क्लाइडोस्कोप एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा हम किसी एक बिंब के अनेक बिंब प्राप्त करके उसकी अलग अलग डिजाइन प्राप्त कर लेते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। इसे हम क्या कहते हैं, क्लाइडोस्कोप कहते हैं। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।